सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। खित्ते में बदलती हुई तेजी से सूरत हाल के ऊपर एक प्रोग्राम लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 100 साल पहले रशियन एक बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं, वेलेदिन लेनिन। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हिस्ट्री के पन्ने एक 100 साल 200 साल तक भी हो सकता है कि पूरी दुनिया में कुछ ना हो, मगर जब होने को आता है तो 2 हफ्तों में इतना कुछ हो जाता है कि जो 200 साल तक आगे लिखा जा सकता है। तो अनलकीली या लकीली हम इस वक्त इस दुनिया में उस टाइम में हैं कि जिसमें 2 हफ्तों में वो कुछ हो गया जो अगले 200 साल तक लिखा जाता रहेगा। मैं बात कर रहा हूं सीरिया की, मैं बात कर रहा हूं गल्फ की, मैं बात कर रहा हूं ईरान और इजराइल की एक जो कोल्ड वॉर है और जो प्रॉक्सी वॉर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। काफी बड़ा इसके ऊपर पिछले 2011 से हम एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इवेंट, और उसका जो मंबा था वो सीरिया था, और वो सीरिया के ऊपर जो प्रॉक्सी वॉर चलती रही, पहले टर्की के थ्रू आए, फिर वो दूसरी साइड से आए, फिर अलकायदा ने उसके ऊपर हमला किया बशर अल असद के रजीम के ऊपर, और काफी हद तक अलकायदा उसमें ग्रैबिंग कर गया। उसके बाद एंट्री होती है एक बड़े खित्ते के बदमाश की, और वो थे प्यूटन एंट्री करते हैं। प्यूटन कहते हैं अच्छा ये अलकायदा एक टेररिस्ट जमात है, तो अकॉर्डिंग टू यूएसए, तो उसने कहा मैं मारूंगा इस टेररिस्ट जमात को। एंड देन प्यूटन कम्स, और उसके बाद अलकायदा विड्रॉ करती है और सारा, और बशर अल असद का 80% सीरिया के ऊपर जो रजीम है वो वापस 2015-2016 में आ जाता है। इसके बाद हालात नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं। टर्की भी अपने रवाबित सीरिया के साथ अच्छा करना शुरू हो जाता है, सऊदीया भी रीस्ट्रेटेजाइज करता है, यूएई रीस्ट्रेटेजाइज करता है, गल्फ कॉर्पोरेशन जो है वो सीरिया को सीरियस लेना शुरू हो जाती है, और चीजें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाती हैं। फिर 14 महीने पहले जब फलस्तीन की ऊपर इजरायली मजालम शुरू होते हैं, बम्बार्डमेंट होती है, उसके ऊपर गजा का सारा इशू, इस वक्त मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, यू ऑल नो, करते करते वो लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करता है। हिजबुल्लाह आगे से बहुत हैवीली रिस्पॉन्स करता है, जिससे पहली दफा इजराइल को थोड़ा सा फिजिकल झटका लगा, जब हिजबुल्लाह के रॉकेट्स जो हैं वो तल अवीव में गिरने शुरू हो जाते हैं, और डैमेज शुरू हो जाता है, और अमवात शुरू हो जाती हैं। फौरी तौर पे अमेरिका इंटरवीन करता है, इधर से प्यूटन साहब जीतते हैं, और उसके बाद अचानक पता चलता है कि हिजबुल्लाह का और इजराइल का आपस में सीज फायर हो गया। जो ही सीज फायर होता है और उसके बाद नेक्स्ट डे पता चलता है कि एक जमात जो अलकायदा से निकली थी, जिसका नाम तहरीर अल शाम था, और जिसके लीडर थे अबू मोहम्मद अल जिलानी। मोहम्मद अल जिलानी की क़यादत में एक रेबल ग्रुप जो है वो निकलता है, जो उस वक्त थोड़े से एरिया पे काबिज था पहले, और वो निकल के करते करते एक हफ्ते में पूरे का पूरा सीरिया, इंक्लूडिंग डमेस्कस, इंक्लूडिंग द castle ऑफ द हाउस ऑफ बशर अल असद, वो टेक ओवर कर लेते हैं। बहुत बड़ी खबर। अब ये इसमें जो इस सारे सिनेरियो में कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि हाउ डिड अ regime चेंज सो सडनली, दे जस्ट वॉक थ्रू। अच्छा, इसके पीछे बात जहां तक खत्म नहीं होती, इसके पीछे पीछे इजरायली टैंक्स जो हैं वो सीरिया में एंटर होते हैं। इजरायली फाइटर द डे अल जिलानी टुक ओवर, उसके बाद इजरायली फाइटर स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द डिफेंस ऑफ सीरिया, और 2 दिन के अंदर अंदर 90% ऑफ द सीरियन डिफेंस कैपेबिलिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब पहला क्वेश्चन, हाउ डिड अ regime change so suddenly? They walked through. How did बशर अल असद लूज अ विनिंग वॉर? जीत चुका हुआ था, एकदम कैसे ये हुआ सारा? तीसरा क्वेश्चन,
How did Russia, Iran backed Syria collapse so easily? एकदम इतना इजीली कैसे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया? How did these rebels become so powerful? कहां से पावर आई इतनी, जो 2011 के बाद मार खाने के बाद अलकायदा खत्म हो चुकी थी, और इसी अल जिलानी के ऊपर यूएस ने 10 मिलियन हेड मनी रखा हुआ है। आज जब जो बाइडेन ट्वीट करते हैं कि असद के रजीम के जाने से सीरिया को पीस का मौका मिलेगा, तो हंसी मुझे इस बात की आती है कि जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आपने 10 मिलियन हेड मनी जिस जिलानी के ऊपर रखा हुआ है, उसके टेक ओवर करने से आप कह रहे हैं कि अब सीरिया में पीस का मौका मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो सिविल वॉर की हिस्ट्री है सीरिया की, ये ऐसी नहीं है कि जिसमें आज एक पार्टी ने टेक ओवर किया है तो वो स्टेबल हो जाएगी। ये एक हिस्ट्री है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जब भी आखिरुज़्ज़मान का वक्त आना है, तो आखिरुज़्ज़मान, ज़मान कहते हैं ज़माने को है, मैं उर्दू की तलफ़्फ़ुज़ की मैं गलती की मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब आखिरुज़्ज़मान आना है तो उस वक़्त सीरिया के ऊपर आप ख़ुसूसी नज़र रखें, यमन और सीरिया, और इस वक़्त इन्हीं दो खित्तों के ऊपर जंग लगी हुई है। इन्हीं दो खित्तों में दुनिया अपनी शहादतें दे रही है विद अ कोलैबोरेशन ऑफ लेबनान एंड फ़लस्तीन, जो कि सीरिया की एक्सटेंशन है। अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि इसके ऊपर जो ग्लोबल पावर्स हैं, उनका इस सिचुएशन के ऊपर क्या रिस्पॉन्स होगा? अब जो मैं बात कर रहा था कि ईरान और रशिया एकदम ऐसे कैसे उन्होंने अपनी प्रॉक्सी में अलाउ कर दिया कि दे वॉक थ्रू, और उसके बाद इजरायली जेट्स आए, अमेरिकन जेट्स आए, उन्होंने बम्बार्डमेंट करके सीरिया का मुकम्मल तौर पर डिफेंस कैपेबिलिटी तबाह कर दी। ऑलरेडी रशिया को उन्होंने यूक्रेन में एंगेज किया हुआ है। रशिया एक अपनी बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। इसके ऊपर मैं सेकंड वीडियो, इसके बाद मैं यूरोप पे आऊंगा कि यूरोप किस तरह अब कोलैप्स होने जा रहा है। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी कि इस वक्त यूरोप के साथ क्या होने जा रहा है। दो मेजर प्लेयर थे यूरोप के, फ्रांस और जर्मनी, उन दोनों के अंदर गवर्नमेंट टॉपल हो चुकी हुई है। 60 साल की तारीख में पहली दफा फ्रांस में तरीके अदम एतमाद के जरिए गवर्नमेंट चेंज की गई है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। पुतिन को उन्होंने यूक्रेन के जरिए यूरोप में बुरी तरह एंगेज किया पहले, तो पुतिन अभी इस पोजीशन में नहीं था जिस तरह 2011 के बाद वो सीरियन हेल्प के लिए आए थे। लेकिन सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी, जब बाय द टाइम अल जिलानी के जो सोल्जर्स हैं वो पहुंचे, तो वो फ्लाई कर चुके हुए थे रशिया में। ही इज सेफ देयर। और अभी स्टोरी बाकी है। ये सिविल वॉर रशिया सीरिया की, ये अभी खत्म नहीं हुई, स्टोरी अभी बाकी है। अब इसमें कुछ पहलू आपको बड़े इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। अल जिलानी साहब ने वैसे प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार दे दिया है ट्रांसफर ऑफ पावर का, मगर अपनी जो उन्होंने विनिंग स्पीच की है वो उन्होंने पार्लियामेंट में आके या प्रेसिडेंट हाउस से नहीं की, उन्होंने मस्जिद उमिया से की है, जो उमियाइट्स मॉस्क है। इसकी बड़ी एक हिस्ट्री है, और उधर से विनिंग स्पीच करने का एक अलार्म है। वो समझने वाले अब उस सलाम को समझेंगे। हम एक गहरी नजर रखे बैठे हैं और आपको साथ साथ हम अपडेट देते रहेंगे। अब इस खित्ते में एक नया मोड़ आने वाला है। अब जो जंगों का एक ट्रेंड था प्रॉक्सी का, वो अब ओपन अप होने वाला है। और आगे मैं जो देख रहा हूं टाइम, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी एक ट्वीट की कि यूएसए का कोई ताल्लुक नहीं इस सीरिया के वॉर से। अच्छा भाई, मान लेते हैं, आप कहते हो तो मान लेते हैं। और कितना सादगी से आपने कह दिया कि यूएसए का कोई ताल्लुक नहीं है। यूएसए का बहुत गहरा ताल्लुक है इस सारी गेम के अंदर। इस ग्रेटर इजराइल के मैप की इंप्लीकेशन के ऊपर आपने इस वक्त जिस तरह यूएसए की डीप स्टेट ने, मैं इसमें उनकी पार्लियामेंट्री सिस्टम को या मैं उनके प्रेसिडेंशियल सिस्टम को या फिगर्स को पॉइंट आउट नहीं करूंगा,
ان کی ڈیپ سٹیٹ نے جو اس وقت دھوکہ کیا ہے اپنی سٹیٹ کے ساتھ، اور یہ سارا مینوور انہوں نے جس طرح مینج کیا ہے غزہ کا، لبنان کا، سیریا کا، یہ اب آگے جا کے بہت بڑا ایک پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ اسٹے ٹیون، ان ٹچ رہیے، ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔